का जो टॉपिक है, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जो लोग ये क्लास देख रहे हैं या ये क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो भारतीय सेना के दृष्टिकोण से ही नहीं, यानी कि अन्य जो प्रतिस्पर्धा के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम है। उस के बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हैं आप लोग? संयुक्त राष्ट्र संघ, समझ रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत क्यों पड़ी, समझ रहे हैं? देखिए, जब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें पीछे जाने की जरूरत है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो 1914 से 1918 के बीच में लगभग 4 साल ये जंग लड़ी गई। 37 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था, और 37 देशों ने इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया। 4.5 साल तक लगभग वो मानवीय घटनाएं घटी जिनकी कभी भी इतिहास में चर्चा सुनने को नहीं मिली। ठीक है, अंत में ये युद्ध समाप्त हुआ और वर्साई की संधि हुई। जिस वर्साई की संधि में जर्मनी का घोर अपमान ही नहीं हुआ, उसके राज्य क्षेत्रों को छीनकर जो मित्र राष्ट्र थे, जिन राष्ट्रों ने युद्ध जीता था, उनको दे दिया गया। ठीक है, तो उस समय लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशंस का भी यही काम था जो काम यूनाइटेड नेशन करेगा आगे चलकर। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि लीग ऑफ नेशन बना, जर्मनी का शासक उस समय, उसके बाद कमान हिटलर के हाथों में आई, और हिटलर को वो चीज नहीं भूल रही थी जो पेरिस में वर्साई की संधि में जर्मनी का अपमान हुआ था, है ना? देखिए, ये सही है कि जर्मनी ये युद्ध हारा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जर्मनी ये युद्ध हारा, लेकिन यह भी सत्य है कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के होश उड़ा दिए थे। जर्मनी अगर अकेले ये युद्ध लड़ता तो इसको जर्मनी को कोई भी हराने वाली शक्ति उस समय नहीं थी। समझ पा रहा हूं सर? ठीक है ना? लेकिन 1917 में मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका ने एंट्री की और मित्र राष्ट्रों की ताकत और बढ़ गई, और जर्मनी पहला युद्ध हारा। उसके पीछे एक कारण था, उसके पीछे कारण ये था कि युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। जर्मनी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि युद्ध इतने वर्ष तक लंबा जाएगा। जर्मनी को लग रहा था कि 1 साल या 2 महीने या 4 महीने में इन सारे राष्ट्रों को हराकर हम संपूर्ण यूरोप में कब्जा कर लेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। समझ रहे हैं? तो लीग ऑफ नेशंस बना 1920 में, लीग ऑफ नेशंस, जो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वैसे ही लीग ऑफ नेशंस समाप्त हो गया। पूछ सकते क्यों समाप्त हो गया? कारण था, समाप्त होने का कारण यह था कि इस संस्था का अमेरिका हिस्सा नहीं था, और जिस अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में अपनी शक्ति का प्रसार किया, जो विश्व पटल पर उसने अपनी शक्ति का एहसास किया, वही संगठन इसका सदस्य नहीं था, है ना? इस तरीके से यह संगठन असफल हुआ। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि युद्ध, मान लीजिए दूसरा विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध का ही, जो मतलब दूसरे विश्व युद्ध की जड़ें पहले विश्व युद्ध में छिपी थी। यहां से इतना मान लिया। कैसे छिपी थी? उसके पीछे भी कारण था कि जो जर्मनी का अपमान किया गया था, उस अपमान का बदला लेने के लिए 20 साल तक हिटलर ने वेट किया, है ना? 1939 सितंबर 1 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, और जैसे जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया, इस डेट को द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। यह विश्व युद्ध इससे भी लंबा चला, 1945 तक चला, है ना? ऐसा नहीं कि जो विश्व युद्ध में
अगर कोई विश्व युद्ध में देश जीता तो बहुत ताकतवर हो गया, नहीं, जो देश हारता है वो भी आर्थिक रूप से कमजोर होता है, और जो जीतता है वो भी आर्थिक रूप से कमजोर होता है। समझ रहे हैं? इसके बाद विश्व के सामने बड़ी चुनौतियां थी, विश्व के सामने बड़ी चुनौतियां थी, और इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए कि अगर ऐसे ही समय समय पर विश्व युद्ध होते रहेंगे तो होगा क्या इस पृथ्वी पर? कुछ कोई नहीं बचेगा। करोड़ों लोग मारे जा रहे थे, 6 करोड़ से अधिक लोग विश्व युद्ध में मारे गए, जो मानव सभ्यता के लिए शर्मसार कर देने वाली बात थी। इस तरीके से विश्व के सामने एक चिंता व्यक्त की गई कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो भावी समय में युद्धों को रोक सके। ठीक है, तो संयुक्त यूनाइटेड नेशन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसी दिन 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ रहे आप लोग? ठीक है, देखिए 3 देशों ने बड़ी भूमिका निभाई इसको निभाने में, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। इन तीनों देशों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी। समझ रहे हैं? क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। कौन से? रूजवेल्ट। ठीक है, और वैसे नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? विंस्टन चर्चिल। और रूस के थे उसमें स्टालिन, है ना। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसे संगठन की चिंता की कि जो भविष्य में युद्धों को रोक सके, जो भविष्य में युद्धों को रोक सके। ठीक है, इसलिए मतलब एक संगठन बनाया गया, इसका नाम था यूनाइटेड नेशन। क्या नाम था? ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ है? समझ रहे हैं आप लोग? कहां पर है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसके वर्तमान देशों की संख्या पता कितनी है? 193। वर्तमान देशों की संख्या है 193। ठीक है, और 193वां जो देश था, लास्ट देश, वो सूडान के जब 2 हिस्से हुए तो एक बना दक्षिणी सूडान और एक बना उत्तरी सूडान। तो उत्तरी सूडान तो पहले से इसमें शामिल था, और दक्षिणी सूडान बनके 193 इसमें देश हैं। कितने देश हैं? लेकिन जब ये बना था संयुक्त राष्ट्र संघ, तब इसमें मात्र 50 देश थे। कितने थे? 50 देश थे। कितने देश थे? 50 देश थे। 51वां देश पोलैंड बना। जब पोलैंड ने इस पे अपने हस्ताक्षर किए तो 51वां देश इसका पोलैंड बन गया था। समझ रहे हैं आप लोग? एक और कहानी समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भी बारी आई थी, जब प्रत्येक महाद्वीप से एक देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान देना था, तो एशिया से भारत को ऑफर किया गया, है ना। लेकिन नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री जी थे और नेहरू को लगा कि अभी हम तो आजाद हुए हैं, हमारे पास इतनी शक्तियां नहीं है ना, हमारे पास इतना आर्थिक संसाधन है, इसलिए भारत ने ही चीन का नाम सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरीके से, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आप बता सके न्यूयॉर्क सिटी में है, और 17 एकड़ जमीन में फैला हुआ 39 मंजिला इमारत है। समझ पा रहे हैं? और कौन से द्वीप पर है? अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कौन से द्वीप पर है, तो आपको उत्तर देना मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पर है संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन से द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक है ना। और ये जो जमीन थी ना, ये एक रॉक फेलर इस व्यक्ति के नाम थे,
उन्होंने इस जमीन को दान दिया था, है ना। किसने दिया था? रॉक फेलर ने, ठीक है ना। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मतलब ध्वज है वो किस प्रकार का है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो हल्की नीली और श्वेत रंग के राष्ट्र संघ की प्रतीक है, ठीक है ना। और जैतून प्रकार की 2 वक्राकार शाखाएं, यही इसका राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। और याद रखना इसकी आधिकारिक भाषाएं मात्र 2 ही हैं। एक नंबर अंग्रेजी और दूसरी है फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच 2 ही इसकी भाषाएं। कौन कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। देखिए, जो अन्य भाषाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 भाषाएं हैं। कार्रवाई चाहे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे प्रन्यास परिषद हो, चाहे सामाजिक आर्थिक परिषद हो, चाहे महासभा हो, सभी की कार्रवाई 2 ही भाषाओं में होती है, अंग्रेजी और फ्रेंच, है ना। लेकिन अन्य भाषाएं भी हैं इसमें, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश, 4 अन्य भाषाएं भी संयुक्त राष्ट्र संघ के में हैं, है ना। लेकिन जो कार्रवाई होती है, लिखित कार्रवाई, वो सिर्फ 2 भाषा में होती है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ अपना जो बजट होता है वो पेश करती है, नियमित बजट हर दूसरे वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ अपना बजट हर दूसरे साल पेश करती है ना। और बजट पेश करने का काम करती है महासभा। बताएंगे भी महासभा क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान स्थिति है 2006 के अनुसार, उसमें अमेरिका की 22% हिस्सेदारी है। कितनी हिस्से है? अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ को 22% योगदान देता है, जापान 19.4% योगदान देता है, जर्मनी 8.66% योगदान देता है, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की बात हो रही है यहाँ पर, ये 6.3% देता है, फ्रांस देता है 6.03%, इटली देता है 4.89%, और भारत का जो हिस्सा है वो 0.341%। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में इतना योगदान देता है, समझ गए। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और किस मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन अंग किस लिए बनाया गया है, ये सब चीजें जानने की कोशिश। नंबर 1 आपका महासभा, कौन सा है? महासभा। नंबर 2 पर आप मान लीजिए सुरक्षा परिषद, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है इसको है। नंबर 3 मान लीजिए प्रन्यास परिषद, या किसी किताब में इसी का नाम लिख दिया न्याय है, लेकिन परिषद ही है ना। ये सामाजिक आर्थिक परिषद। चौथा पांचवा है सचिवालय। और छठवां है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे महासभा की। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। कितने हैं? 193 देश। कितने? समझिएगा, महासभा जो होती है उसमें 193 है, और इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। अब आप पूछ सकते हो कि विश्व की लघु संसद इसे क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक कारण है। प्रत्येक देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है वो 5 प्रतिनिधि अपने देश के 5 सदस्यों को इस महासभा में, इस लघु संसद में भेज सकता है। लेकिन एक और डाउट क्लियर कर लीजिए, अगर कोई देश ने 5 सदस्य भेजे हैं, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि उस देश के 5 वोट हो गए, उसका मत एक ही माना जाएगा। ठीक है,
उसका मत एक ही है, ये चीज समझिएगा। ठीक है, भले हर देश 5 सदस्य महासभा में भेज सकता है, लेकिन उसका मत कितना होगा? एक होगा। कितना होगा? ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, आगे देखते हैं इसका काम क्या है। इसका बजट तैयार करना, बजट पर चर्चा करना और बजट पेश करना, ये सब काम किसका है? महासभा का। किसका है? महासभा का है। और इतना याद रखना, इसमें एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, एक अध्यक्ष समेत 21 उपाध्यक्ष होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष। किसमें? महासभा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? महासभा की। और हर साल सितंबर में इसकी बैठक आयोजित होती है। कब बैठक होती है? सितंबर महीने में इसकी, हर साल इसकी क्या होती है? बैठक। कब होती है? सितंबर महीने में। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जो नियमित रूप से महासभा सुरक्षा परिषद से आग्रह कर विशेष सत्र भी बुला सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अंग है वो है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का समझिए क्या है सुरक्षा परिषद। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। समझ रहे? समझना ध्यान से। 5 स्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? देखिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना और फ्रांस, है ना? ये 5 सदस्य इस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, है ना? और 10 सदस्य होते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब अस्थायी, जो प्रत्येक 2 साल बाद बदल जाते हैं, है ना? भारत भी इसका 8 बार अभी कुछ दिन पहले 1 दिन पहले लगभग भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी देशों की सदस्यता की में रखा गया है। यानी कि भारत 8 बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। लेकिन भारत प्रयासरत है कि कितनी जल्दी हम भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने। जब यूनाइटेड नेशन के सत्र को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो उन्होंने ये मांग की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यापक बदलाव होने चाहिए और व्यापक बदलाव होने के साथ साथ भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब आप पूछ सकते हो कि ये सुरक्षा परिषद क्या होता है, ये वीटो पावर क्या होता है? तो वीटो पावर का सबसे पहले उपयोग किया था अमेरिका ने, रोडेशिया के प्रश्न पर, है ना? सबसे ज्यादा वीटो पावर का उपयोग किया है रूस ने। किसने किया? रूस ने। वीटो पावर का मतलब होता है जैसे भारत को नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ना, इसमें सदस्यता चाहिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, एनएसजी में। अगर 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस 4 देश कह रहे हैं कि नहीं भारत को एनएसजी का सदस्य होना चाहिए, है ना? 10 देश जो टेम्परेरी हैं वो भी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, यानी 10 + 4 14 देश कह रहे हैं कि भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर चाइना ने विरोध किया तो फिर भारत को एनएसजी में सदस्यता नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि चाइना ने अपने वीटो का उपयोग कर दिया। समझ रहे हैं? ये होता है, समझ रहे हैं? तो ये है सुरक्षा परिषद की स्थिति। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद जो होती है उसके तो 2/3 सदस्य होते हैं, वो बजट पर चर्चा करते हैं। और याद रखना इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, आपको बता चुके हैं हमें, है ना? और जो अस्थायी देश होते हैं वो 2 वर्ष के लिए होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 2 वर्ष के। ठीक है,
तीसरा अंग होता है इसमें, समझ में आया टॉपिक ये? सुरक्षा परिषद में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में, ठीक है, सबसे पहले अपना वीटो का उपयोग किया था अमेरिका ने, हम बता चुके हैं 1971 में, और रोडेशिया के प्रश्न पर। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। आगे देखिए, एक और इम्पोर्टेंट संगठन है जिसका नाम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। कौन सा है? नहीं, पहले प्रन्यास परिषद देख लीजिए। प्रन्यास परिषद, देखिए प्रन्यास परिषद की सबसे बड़ी, अब मान लीजिए इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। प्रन्यास परिषद को सबसे बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी कि आप ऐसे देश जो आज भी स्वतंत्र नहीं है, जहां जो दूसरे के उपनिवेश बने हुए हैं, ऐसे देशों को संरक्षण देना, उन्हें स्वतंत्रता दिलाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, ना उनके लिए विकास करना, उनकी मदद करना, ना उन्हें भी संपन्न राष्ट्रों के श्रेणी में लाना, ये सब काम था प्रन्यास परिषद का। तो लगभग देश आज स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए प्रन्यास परिषद की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने इसका ये हिस्सा है, ये तो बना हुआ है। और प्रन्यास परिषद का जो जिम्मेवारी दी गई थी वो कुछ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका, इन देशों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो कमजोर देश हैं उनकी हेल्प करें, और कोई भी देश अगर आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है तो उसे वहां से निकालिए, है ना। ये इन देशों की जिम्मेवारी थी। आगे देखिए, एक और होता है इंपॉर्टेंट संगठन, इसका नाम है सचिवालय। क्या नाम है? सचिवालय, ठीक है। ये देखिए सचिवालय, अभी जो सचिवालय का जो महासचिव होता है ना, सचिवालय में ही बनता है सेक्रेटरी। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव में एंटोनियो गुटेरेस, है ना, और जो पुर्तगाल के। और इसके पहले बान की मून थे, दक्षिण कोरिया के थे, 2 टर्म पूरे किए उन्होंने, है ना। सचिवालय का जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल होता है 5 साल का। कितने साल का होता है? 5 साल। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है ना। उसके बाद याद रखना, सचिवालय की इंपॉर्टेंस क्या है ना। सचिवालय का जो महासचिव होता है वो सबसे ताकतवर होता है 6 अंगों में से। कौन? तो वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? जानता है कोई? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। कौन है? लिस्बन यहाँ की राजधानी है, ठीक है। आगे देखिए, और एक चीज और याद रखिए, सचिवालय के पहले अध्यक्ष पूछते हैं कि पहले महासचिव कौन थे? ठीक है, ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली बोलते हैं उनको, कहेंगे, ठीक है। तो वो नॉर्वे देश पड़ता है गए, वहां के पहले थे ट्रिगवेली। कौन थे? ये ट्रिगवेली थे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, नाम था, ठीक है। ये 1946 में पहली बार जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, यूनाइटेड नेशन, तो 46 से लेकर लगभग 52 तक ये यूनाइटेड नेशन के महासचिव रहे, ठीक। उसके बाद याद रखना, वर्तमान में 2017 से अब तक, 2017 से अब तक एंटोनियो गुटेरेस ही संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, ठीक है। और उनका कार्यकाल 2022 तक है। अगर अगले टर्म के लिए चुने जाएंगे तो फिर 22 से 27 के बीच में उनका और एक टर्म मिल जाएगा, क्योंकि बान की मून को 2 टर्म मिले, है ना। जरूरी नहीं कि सबको 2 टर्म मिल जाए, है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अंगों में से एक, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक। ये एक शहर है नीदरलैंड। कौन शहर है? नीदरलैंड, ठीक है ना। एक शहर है नीदरलैंड, और नीदरलैंड में, ठीक है, देखिए एक शहर है, कौन? नीदरलैंड देश, सॉरी। नीदरलैंड में एक शहर है द हेग, वहां पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट।
समझ रहे आप? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। भारत सबसे पहले आईसीजे में कब पहुंचा पता आप लोगों को है? नेहरू जी जब यूनाइटेड नेशन में पीओके वाला मामला लेके गए थे तो पैरा 6 के तहत, धारा 6 के तहत कोर्ट में चैलेंज किया था नेहरू जी ने। धारा 6 में क्या होता है? धारा 6 में सुनाया गया कोई फैसला जरूरी नहीं कि वो देश माने। अगर धारा 7 के तहत भारत जाता तो फिर कोर्ट कोई फैसला देगा वो मानना ही पड़ेगा, समझ रहे? तो नेहरू जी धारा 6 के तहत गए, पहली बार भारत यूनाइटेड नेशन अभी पहुंचाया, है ना। याद रखना संयुक्त इसमें कुल जजों की संख्या होती है 15। कितनी होती है? पूछता एग्जाम में कभी है कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है? आपको एक लाइन में उत्तर देना है। 15 सदस्य, 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? समझ में आ रहा है कि सिर्फ हमें समझ में आ रहा है? आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम ही समझ रहे हैं और आप लोग आराम से बैठे हैं, ठीक है। देखिए, और याद रखना प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, जो इसमें पीरियड होता है, टेन्यूर होता है। क्या होता है? टेन्यूर। वो टेन्यूर होता है कार्यकाल 9 साल का। कितने टाइम का होता है? जैसे अपने भारत की सुप्रीम कोर्ट है, अपने यहाँ कोई कार्यकाल नहीं है। अपने यहाँ नियम ये है कि अधिकतम 65 वर्ष तक ही सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति जज की पोस्ट पे रह सकता है ना। वहां की कार्यकाल नहीं होता है। बाकी उसकी उम्र के हिसाब से अगर वो 64 साल में बना न्यायाधीश तो 1 साल रहेगा, अगर 62 में बना तो 3 साल रहेगा, 55 में बन गया तो 10 साल रहेगा जज। समझ रहे आप, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 9 साल का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद इन 15 में से 5 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने शेड्यूल बनाया है कि हर 3 साल बाद 5 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं श्याम जी? अच्छा, देखिए, और इसमें न्यायाधीश में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल, ठीक है। बेनेगल रामाराव, दूसरे थे नागेंद्र सिंह और तीसरे थे रघुनंदन पाठक, और अभी वर्तमान में दलवीर भंडारी पंजाब के हैं। याद रखना, जब 14 जजों की नियुक्ति हो गई आज के 2 साल पहले, तो दलवीर भंडारी को चुनना था, ठीक है। तो 2 प्रत्याशी थे, एक ब्रिटेन के ग्रीन हुल्ड और भारत के दलवीर भंडारी। तो इन्हीं 193 देशों को तय करना था कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज कौन बनेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। तो जब मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई तो 184 देशों ने भारत की तरफ मतदान किया था। समझ रहे हैं? जो जब इतना अपार समर्थन मिला, फिर भी अभी एक बाधा थी। अगर इंग्लैंड चाहता तो बाधा बन सकता था, वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उसने भी समझा कि जब पूरे देश के 184 देश चाहते हैं पूरे विश्व के कि भारत का जज बने, तो उसने भी आत्मसमर्पण किया, उसने भी सरेंडर किया, और ऐसे दलवीर भंडारी हमारे 15वें न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुए, ठीक है। और दूसरा टेन्यूरेंट है ना। तो वर्तमान में दलवीर भंडारी भारत का पक्ष रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में है। समझ रहे हैं? देखो, इसके साथ इस संगठन की आपने संरचना समझी, इस संगठन की आपने संरचना समझी, लेकिन इस संगठन का काम इतना ही नहीं है। इस संगठन ने विश्व कल्याण के लिए कई ऐसे इंपॉर्टेंट संगठन बनाए हैं जो विश्व के लिए काम कर रहे हैं, और देखिए उनको।
देखिए जो इंपॉर्टेंट संगठनों में से है उसमें है WTA, WTA, ठीक है ना। तो WTA जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का क्या है, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। कब हुई? ये 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। और देखिए ये काम क्या करता है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में, व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। इसके साथ साथ इतना याद रखना कि WTO के वर्तमान जो सदस्य हैं वो है 164, कितने हैं? और 164वां जो देश था वो था आपका पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान। कौन था? 164वां देश, ठीक है। आइए एक और इम्पोर्टेंट संगठन है, ठीक है, जैसे कि आपका एशियाई विकास बैंक तो छोड़ दीजिए, अपने हिस्से का नहीं है, है ना, ADB बोलते हैं उसको। आगे आते हैं जैसे FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, समझ रहे हैं, खाद्य एवं, ठीक है, एक होती संगठन, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली की राजधानी रोम में है। कहाँ है? रोम में। AO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, है ना। ये संगठन जो है ये, इसका मुख्यालय आपको मैंने बताया कहाँ पर, इटली की राजधानी रोम में। और 16 अप्रैल 1945 को ये भी स्थापित हुआ, है ना। अब एक संगठन